हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेरी। आज हम द हिंदू एनालिसिस करेंगे 28 फेब का। ठीक है ना। एंड हर रोज़ होता है 6 PM पे द हिंदू एनालिसिस, ज़रूर अटेंड करा करिए, जिसमें हम नोट्स भी बनाते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी होती है। ठीक है, कल 1 मार्च का हम करेंगे और 1 मार्च से दोबारा से जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं आपको ट्राई करूँगी कि एक्सप्लेन करूँ। मेरा ये होता है कि हर महीने जो मतलब मैं अज्यूम करती हूँ कि नए बच्चे आ रही हैं 1st ऑफ एवरी मंथ से, और फिर हम सारी चीज़ें दोबारा से करते हैं। इससे जो पिछले बच्चे होते हैं उनकी रिविजन हो जाती है और जो नए होते हैं उनको समझ में चीज़ें आने लग जाती हैं। ठीक है, तो 1 मार्च से का स्टार्ट करेंगे। तो इन केस अभी तक आपको लग रहा था कि मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो 1 मार्च से बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि दोबारा से सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कोई भी डाउट है आपको, कोई कॉन्सेप्ट समझने नहीं आया है, तो कमेंट्स में बता देना। मैं कमेंट्स देखती रहती हूँ। जब भी वो कॉन्सेप्ट दोबारा से आएगा क्लास में, मैं आपको वो करवा दूंगी अच्छे से। ठीक है। कर्नाटका सीएम स्लैम्स शाह रिमार्क्स ऑन डीलिमिटेशन। अब डीलिमिटेशन जो है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि डीलिमिटेशन इज रीड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या है डीलिमिटेशन का मतलब? रीड्राइंग। अगर आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको समझिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। रीड्राइंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है कि भाई इस एरिया से वो जुरिस्डिक्शन मार्क कर देते हैं कि इस एरिया से 1 पर्सन इलेक्ट होगा, इस एरिया से 1 पर्सन इलेक्ट होगा। डीलिमिटेशन कहते हैं उसको। तो अब डीलिमिटेशन जो है वो दोबारा होने वाली है इंडिया के अंदर 2026 के सेंस में ड्यू है। ठीक है। तो अब जो साउथ की ये किसके बेसिस पे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, की जितनी पॉपुलेशन है जिस जगह की, उस हिसाब से उतनी सीट्स मिलती हैं स्टेट्स को। राइट। अब पॉपुलेशन जो है वो सदर्न स्टेट्स में कम हो रही है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बढ़ रही है। तो ये वाले जो सदर्न स्टेट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये तो गलत है। पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम साउथ इंडियन स्टेट्स की जो सीट नंबर ऑफ सीट्स हैं वो नहीं कम होने देंगे। ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। और अब यहाँ पे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि तुम अमित शाह नरेंद्र मोदी पे विश्वास मत करना, ये तुम्हें बुद्धू बना रहे हैं। तो ये क्या है? साउथ में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो अब ये पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी चलती रहेगी। हमें डीलिमिटेशन का मतलब और डीलिमिटेशन से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं। नो नेगोशिएशन ओवर एनेक्स्ड यूक्रेनियन टेरिटरी। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हो गई हैं। यूक्रेन और रशिया की वॉर लगी। ठीक है ना। यूएसए और यूरोप ने पीछे खड़े होकर पैसे दिए, मिलिट्री एड दी, जो ऐसा लग रहा था फ्री में जा रहा है। बट अब यूएसए और यूक्रेन का क्या हो गया है? इनका तो अग्रीमेंट हो गया है कि भैया डील्स, मिनरल डील हो गई है इनकी। तो यूक्रेन और यूक्रेन और यूएसए की तो क्या हो गई है? मिलिट्री डील हो गया इनकी। तो मैं छोटे में लिख देती हूँ, मिलिट्री डील हो गया इनकी, मिनरल्स डील हो गया, सॉरी, मिलिट्री डील नहीं, मिनरल डील हो गई है। ठीक है ना। तो यूएसए को तो मिल गया, मिनरल्स मिल गए। ठीक है ना। और यूक्रेन रशिया की वॉर थी। रशिया कह रहा है कि भैया हमको जो लैंड, अनेक्स्ड लैंड है, यूक्रेनियन लैंड जो हमने ले लिया, हम वो वापस नहीं करेंगे। तो रशिया को इतने पैसे लगा करके लैंड मिल गया। यूएसए और रशिया तो मज़े में, रशिया और यूएसए को तो मिल गया। ठीक है ना। और लड़ाई दिखने में बंद भी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में। अब जो नुकसान हुआ, लॉस हुआ, वो किसका दिख रहा है? यूरोप का। यूक्रेन का डिस्ट्रक्शन, इतना जो पैसा गया, लैंड खोया उसने। यूक्रेन ने क्या पाया? कुछ भी नहीं। यूक्रेन ने नाटो की मेंबरशिप नहीं मिली, नाटो की मेंबरशिप चाहिए थी। ठीक है ना। यूएसए भी लात मार रहा है, यूएसए पैसे ले रहा है। यूरोपियन कंट्रीज इसके साथ खड़ी हैं, नो डाउट, बट यूरोप के पास खुद के पास इतना पैसा नहीं है कि वो वॉर सस्टेन कर सके। तो अल्टीमेटली वॉर बंद होगी। तो यहाँ पर जो लॉस हुआ वो किसका हुआ? यूक्रेन, क्योंकि वहाँ से लोग चले गए यूक्रेन के, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुई। यूक्रेन को अपना लैंड रशिया को देना पड़ा, मिनरल डील करनी पड़ी यूएसए के साथ। और यूरोप, जिसको भी कुछ नहीं मिला है, ठीक है ना, यूरोप ने भी पैसे दिए हैं, तो क्या यूरोप भी यूक्रेन से मिनरल डील करेगा और पैसे लेगा? क्या इस वॉर के अंदर यूक्रेन को कुछ मिलना ही नहीं था? एक ज़मीन का टुकड़ा था जिसमें बहुत सारे मिनरल्स थे और हर किसी ने इसका बंटवारा करना था, ऐसा ही लग रहा है। लुक, कितना ज़्यादा एजेंडा है इस चीज़ के पीछे। जो ऐसा लग रहा था कि हेल्प हो रही है यूक्रेन की, वो हेल्प नहीं थी, वो तो एजेंडा था। ऐसा लग नहीं रहा है आपको? तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो ऐसी ही है। यूक्रेन का सब कुछ चला गया। ठीक है ना। रशिया और यूएसए को मिल गया, यूरोप भी कहीं ना कहीं डील करके कुछ ना कुछ ले जाएगा, और यूक्रेन को क्या मिला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
चलिए आगे चलते हैं। द क्रेमलिन, रशियन जो जहाँ पर पार्लियामेंट है, जो एरिया है जहाँ से सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, उसको क्रेमलिन बोलते हैं। तो क्रेमलिन क्या कह रहा है? रूल्ड आउट एनी नेगोशिएशन ओवर द स्टेटस ऑफ 5 यूक्रेनियन रीजन्स इट क्लेम्स टू हैव अनेक्स्ड डिस्पाइट नॉट फुली कंट्रोलिंग फोर ऑफ देम। ठीक है ना? नो नेगोशिएशंस ओवर अनेक्स्ड यूक्रेनियन टेरिटरी। जो अनेक्स्ड यूक्रेनियन टेरिटरी है उसके ऊपर हम नेगोशिएशंस नहीं करने वाले हैं। ये कौन बोल रहा है? सेज रशिया। सेज रशिया। रशिया कह रहा है हम तो इस पे बात ही नहीं करने वाले। तो वो कौन से रीजन्स हैं? 5 यूक्रेनियन रीजन्स, यूक्रेनियन रीजन्स क्लेम्ड बाय रशिया। 5 रीजन्स हैं, दो वो सारा ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, बट वो 5 रीजन जो है वो क्लेम कर रहा है। ठीक है ना? टेरिटरीज विच हैव टेरिटरीज, एक मिनट, टेरिटरीज which have become subjects of Russian Federation are inseparable। अब वो तो कह रहे हैं कि भैया जो हमारे पार्ट बन गए हैं वो तो इनसेपरेबल हैं, वो तो हमारे हैं, तुम नहीं लेके जा सकते उसको। ठीक है ना? 5 यूक्रेनियन रीजन्स को ये क्लेम कर रहे हैं। आफ्टर लॉन्चिंग इट्स फुल स्केल ऑफेंसिव 2022 में वॉर स्टार्ट हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि वॉर कब स्टार्ट हुई थी। वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन स्टार्टेड इन 2022। ठीक है ना? डिक्लेयर्ड 4 यूक्रेनियन रीजन्स डोनेस्क, लुहांस्क एंड रशियन फोर्सेस इट्स फुली ऑफेंसिव। रशिया इन सितंबर 2022 डिक्लेयर्ड, एक मिनट, ये वाली बात नहीं लिखते हैं, हम लिखेंगे ये वॉर का नहीं है, ये थर्ड पॉइंट क्या है, सितंबर 2022 में उन्होंने क्या डिक्लेयर किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है। सितंबर 2022, सितंबर 2022, एक मिनट रुको, हाँ, सितंबर 2022 में क्या किया? रशिया ने बोला कि भैया, रशिया बोल रहा है आफ्टर लॉन्चिंग इट्स फुल स्केल ऑफेंसिव रशिया इन सितंबर डिक्लेयर्ड, रशिया declared, ठीक है, रशिया डिक्लेयर्ड annexation of 4 यूक्रेनियन रीजन्स। और ये यूक्रेनियन रीजन्स जो हैं ये याद रखने पड़ेंगे आपको। डोनेस्क, डॉन से याद हो जाएगा ये डोनेस्क। ठीक है ना? लुहार से लुहास्क याद कर सकते हो। ज़ेपोरिज़िया एंड खेरसन, इसको रशिया ऑलरेडी अपना डिक्लेयर कर चुका है। कब? सितंबर 2022 में। वॉर कब स्टार्ट हुई थी? फेब 2022 में। ठीक है ना? उसके बाद डोनेस्क रीजन बट ओनली पार्ट्स ऑफ ज़ेपोरिज़िया एंड खेरसन। यूक्रेन हैज सीज 100 ऑफ स्क्वायर ऑफ रशियाज रीजन एंड प्रेसिडेंट, यूक्रेन हैज सीज 100 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ रशियाज रीजन एंड Zelensky has raised the possibility of an exchange of territory। वो क्या कह रहे हैं कि हम एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी कर लेते हैं, कि जितना हमने रीजन ऑक्यूपाई किया है वो हम आपको दे देंगे, और जो आपके पास हमारा है वो आप हमें दे देना। ठीक है? जेलेंस्की क्या बोल रहे हैं? जेलेंस्की हैज रेज्ड एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी। ठीक है ना? कि जो हमारे पास तुम्हारी टेरिटरी है वो तुम ले लो, तुम्हारी हमें दे देना। पर रशिया क्या कह रहे हैं? भैया हम तुम्हारी तो नहीं देने वाले। नो नेगोशिएशंस अनेक्स्ट यूक्रेनियन टेरिटरी, ये रशिया बोल रहा है। उसके बाद विकातन जो है एक तमिल मैगजीन है, उसके अंदर पीएम मोदी का एक कार्टून था। ठीक है ना? और उसको जो है टेकन डाउन कर दिया। ग्रुप ऑन थर्सडे वाउ टू टेक एक्शन टू बोथ डिफेंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिस्टोर एक्सेस टू विकातन मैगजीन्स वेबसाइट। द मैगजीन हैज़ रजिस्टर्ड ऑन, तो यहाँ पे ये मतलब करा था, तो ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी और इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। अब डीलिमिटेशन एक्सरसाइज पे दोबारा बात हो रही है। तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हमने ऊपर लिखा था क्या होती है। तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हैज़ नॉट सीन एन इंक्रीज इन
increase in legislative seats in legislative seats in 1973. देखो अगर अभी जो आवाज़ आपको आ रही है उसमें हवा आ रही है ना, तो लिख देना कि विंड डिस्टर्बेंस आ रही थी, क्योंकि अब मैं विंडो के पास बैठ कर रिकॉर्ड करती हूँ, बिकॉज मुझे हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे। पहले मैं पूरा एक रिकॉर्डिंग रूम में बैठ कर रिकॉर्ड करती थी, जिसकी वजह से मेजर इश्यूज आ गए थे मुझे हेल्थ में लास्ट ईयर, तो इसीलिए मैं विंडो के पास बैठ के काम करती हूँ। बट अगर इसकी हवा आपको डिस्टर्ब करती है तो मैं विंडो बंद करके काम करूँगी। इन 1973 से लेजिस्लेटिव सीट्स जो हैं वो बड़ी नहीं है। मतलब क्या कह रहे हैं कि लोकसभा की जो सीट्स हैं वो नहीं बढ़ी हैं, जैसी थी वो वैसे ही है, 1973 से सेम रह रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1973 हैविंग बीन फ्रोजन एज पर हैविंग बीन फ्रोजन as per 1971 census for parity in population growth across states। ठीक है ना, 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है, फ्रोजन एज पर 1971 सेंसस। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि सेंसस क्या होता है। ठीक है, सेंसस जो होता है दैट इज काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। क्या होता है? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। अब आप कहोगे काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन और लेजिस्लेटिव सीट्स का क्या इससे रिलेशन है? क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स डिवाइड होते हैं, अगर एक एरिया है, कहेंगे यहाँ से एक एमपी आएगा, यहाँ से एक, तो ये एरिया तो ज़्यादा हो गया, तो एरिया के बेसिस पे नहीं, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल आर लेस, तो इसीलिए यहाँ पर इतने ही हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन, एरिया कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स होती हैं। और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो सेंसस 1971 के सेंसस के बेसिस पे हुई थी। 1973 के बाद सीटें इंक्रीज नहीं हुई हैं। 2026 में अब इंक्रीज होनी है। 84th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट had stipulated that delimitation exercise would be based on first census आफ्टर 2026। अब यहाँ पर क्या है, मैं भी बोल रही 2026 में होगा, नहीं, 2026 के बाद जो सेंसस होगा, पॉपुलेशन काउंटिंग होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी। ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुई थी तब बोला गया था। इज द यूनियन गवर्नमेंट डिलेइंग द सेंसस एक्सरसाइज? क्या डिले कर रहे हैं? क्योंकि 2021 में होना था सेंसस, जो कि नहीं हुआ, और अभी भी कोई चांस नहीं लग रहा है सेंसस होने का। In the normal scheme of things, the exercise would have been done after 2031 census, but it is now possible that after 2026, once the census is due, it will be conducted। तो अब 2021 का सेंसस तो हुआ नहीं है, सेंसस तो ड्यू है, तो डीलिमिटेशन का क्या होता है वो जो है अब देखते हैं कि क्या सरकार करती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करना जो मुझे आपने बताना है कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुई थी। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2023 वाज फर्स्ट इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 324(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट तो न्यू लॉ आया विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ Chief Election Commissioner and Election Commissioner. Now, what is Election Commissioner and Chief Election Commissioner? Chief Election Commissioner and Election Commissioner। ठीक है ना, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट अब ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट आया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कि अपॉइंटमेंट ऑफ जो उसके अकॉर्डिंग टू विच शुड बी अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय। ठीक है ना, तो ये मार्च 2023 में जजमेंट आई थी, जिसके अंदर अपॉइंटमेंट, ये बहुत बच्चे ऑलरेडी लिख चुके होंगे, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें, बाकी सब याद कर लें। अपॉइंटमेंट ऑन बेसिस ऑफ और रिकमेंडेशन मेड बाय
a high power committee comprising PM plus leader of opposition in Lok Sabha plus Chief Justice of India। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कौन करेंगे, एक कमिटी, एक हाई पावर कमिटी जिसके अंदर कौन कौन होंगे, पीएम होंगे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है ना। पार्लियामेंट ने इसको काउंटर करने के लिए लॉ लेकर आए। पार्लियामेंट लॉ लेकर आया। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट ने जो नया लॉ लेकर आए उसके अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस्ड विद कैबिनेट मिनिस्टर। क्या किया कि कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो डिसाइड करेंगे। समझ रहे हो। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, ये तीन मिलके करेंगे। पार्लियामेंट का लॉ आ गया। पार्लियामेंट ने क्या कहा कि ठीक है ये तो करेंगे, तीन लोग करेंगे, ठीक है, पर उन्होंने बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कैबिनेट मिनिस्टर इस टीम का पार्ट होगा, कमिटी का पार्ट। द न्यू लॉ प्रोवाइड्स फॉर अ सर्च कमिटी। अब यहाँ पर जो न्यू लॉ है उसके और भी डिटेल्स हैं, ठीक है ना, बट उसके अंदर जो वन मेजर चीज डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी। तो न्यू लॉ बाय पार्लियामेंट, ठीक है ना। न्यू लॉ बाय पार्लियामेंट क्या कहता है, द न्यू लॉ प्रोवाइड्स फॉर अ सर्च कमिटी, ठीक है ना। सर्च कमिटी होगी। सर्च कमिटी में कौन कौन होगा, वो कहते हैं सर्च कमिटी के अंदर होगा टू लॉ मिनिस्टर होंगे, ठीक है ना। एक होगी सर्च कमिटी जो ढूंढेंगे कि भैया किसको बनाना है, उसमें कौन कौन होगा, लॉ मिनिस्टर होंगे। मैं थोड़ा पतले में लिख देती हूँ ताकि इजी रहे। लॉ मिनिस्टर होंगे, ठीक है ना। टू सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं, ये आईएएस ऑफिसर जैसे, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब ये होंगे जो सर्च कमिटी का पार्ट बनेंगे। ये सर्च कमिटी होगी, ये लोग उसका पार्ट होंगे और ये क्या करेंगे, इनको टास्क क्या दिया गया है, इनका टास्क ये है, ठीक है ना, विच विल प्रिपेयर, ये लिख लेते हैं, विच विल प्रिपेयर, दे विल प्रिपेयर और लिस्ट ऑफ, ये किसी ने भी नहीं लिखा होगा इतनी डिटेल में, लिस्ट ऑफ 5 persons ऑफ कमिटी for the committee to consider, list of 5 persons for the committee to consider। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये हो रहा है कि सर्च कमिटी है जिसके अंदर लॉ मिनिस्टर है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट है, सीनियर ब्यूरोक्रेट जो यूनियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो 5 लोगों की लिस्ट देंगे जो कमिटी, जिसमें जो कमिटी जो है वो फिर उसमें से चुनेगी। कौन सी कमिटी, Anyway, the senior most EC, the names of the person found eligible by search committee have not been made public। अब एक अपॉइंटमेंट हुई है EC की, वो कह रहे हैं कि ये जो कमिटी ने नाम रेकमेंड किए थे ये पब्लिक नहीं हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर EC हैज़ बीन चोजन टू बी अपॉइंटेड एज CC बाय 2 members ऑफ द कमिटी नेमली। अब यहाँ पर एक चीज़ हो गई, अब जो कमिटी है वो तो है ही है, कमिटी के अंदर कौन कौन है, कमिटी के अंदर है PM, लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है ना। मतलब जो गवर्नमेंट इन पावर है वो चुन रही है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने इसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कि राहुल गांधी है, अगर करंट सिनेरियो में बात करें, इनसे कुछ पूछा ही नहीं, इनको बुलाया, ये आए नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, इन दोनों ने चूज करके बंदा अपॉइंट कर दिया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहा है कि भैया जो कोर्ट में केस चल रहा है उसको पहले डिसाइड होने दो। तो ये वाला जो अपॉइंटमेंट है कि कैबिनेट मिनिस्टर चुनेंगे वो चैलेंज हो रखा है सुप्रीम कोर्ट में। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया रिजल्ट आने दो फिर अपॉइंटमेंट करेंगे, बट इन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी है अब, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, आपको ये समझ में आनी चाहिए। ओके, अगर नहीं आई है तो कॉमेंट्स में बता देना, मैं कल दोबारा उठा के करा दूंगी क्योंकि इसमें बड़ी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौन एक्चुअल अपॉइंटमेंट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग, अब यहाँ पर एक्चुअल अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट नाम तो उनको PM ही बताते हैं, COM ही बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ये एक नॉर्मल फैक्ट है कि इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कौन करवाता है, ठीक है ना। अब लिखेंगे इलेक्शंस टू पार्लियामेंट
State legislature, 2 offices of president, vice president, कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये दिखाने की कोशिश करें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत, और जो उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो आर्टिकल 324 के अंदर पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, मतलब पीएम चुनने का इलेक्शन, सीएम चुनने का इलेक्शन, प्रेसिडेंट चुनने का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट चुनने का इलेक्शन कौन करवा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रहे हैं अंडर आर्टिकल 324 है ये, 311 नहीं। The most crucial part of this law is the composition of selection commission. Section 7 says President shall appoint CEC and on the recommendation of select committee. तो यहाँ पर एंड में हम अपना वो पूरा कर लेते हैं। President shall appoint CEC and EC on recommendation of select committee. Select committee की recommendation पर अपॉइंटमेंट जो है वो होगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये है। अब अभी चैलेंज हो रखा है, ये देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन तो वही, चलो ये बता दो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो नए बने वो कौन है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज इनवाइटेड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ठीक है ना। अब प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन दोबारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं, इनसे मुलाकात हो रही है। ठीक है ना। बस ये 15 दिन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद इनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। तो लिख लो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। इनकी स्पेलिंग याद रख लेना, बहुत तो स्पेलिंग में ही गड़बड़ होती है ऑप्शंस में। ठीक है ना। अब इनके साथ क्या साइन करनी है? रेयर अर्थ मिनरल डिपॉजिट्स डील साइन करने आ रहे हैं। ठीक है ना। 3 ईयर वॉर एंड हो जाएगी अब यूक्रेन रशिया की। उसके बाद अमंग द एग्रीमेंट्स, यूएसए गए थे इंडिया के पीएम। ठीक है ना। तो अग्रीमेंट्स में क्या हुआ? अनाउंस्ड इज अबाउट लाइकली टू बी प्रोसीडिंग विद परचेज एंड को प्रोडक्शन ऑफ जैवलिन। तो इंडिया यूएसए अग्रीमेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है? ठीक है ना, परचेज एंड को प्रोडक्शन। वैसे अब ये ना, ये हो सकता है, ठीक है ना, हुआ नहीं है, तो जब होगा तभी लिखने का फायदा है। तो ये पढ़ लेते हैं। स्ट्राइकर कॉम्बैक्ट व्हीकल्स। इन एडिशन इंडिया इज टू बाय 6 मोर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। इंडिया न्यू दिल्ली वाशिंगटन विल साइन 10-year फ्रेमवर्क ऑफ यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप कोलैबोरेशन यूएएस सिस्टम विच इंक्लूड नहीं। ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रीज एंड महिंद्रा ग्रुप एंड ऑलरेडी अंडर वे बिटवीन। तो ये ऑलरेडी जो अंडर कोलैबोरेशन अंडर वे है महिंद्रा के साथ, और ये चल रहा है। ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट डब्ड द ऑटोनमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस रिसीव्ड अ फर्दर बूस्ट। ये हो जाने तो पक्के फिर करेंगे। हाउएवर चैलेंजेस पर वन ऑफ द क्रिटिकल एलिमेंट मिसिंग इन जॉइंट स्टेटमेंट वाज वर्चुअली नो मेंशन ऑफ अर्जेंट डिलीवरी ऑफ जेनरिक इलेक्ट्रिक एरोस्पेस। ठीक है ना। तो यहाँ पर डिलीवरी ऑफ, ये ड्यू है यूएसए से, डिलीवरी ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक, that is GE Aerospace F404 GE-in-20 engines for India made Tejas Mark 1A fighter aircraft। ठीक है ना। तो तेजस के लिए इंजन हमने जनरल इलेक्ट्रिक से लिए हैं, उसकी डिलीवरी ड्यू है, जो किसके साथ है? ठीक है ना। 80% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, 80% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी किसको जाने वाली है? हाल को, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ये पुरानी डील है, इसकी डिलीवरी ड्यू है, इंडिया यूएसए का है ये हमें नोट करना है। उसके बाद आगे चलेंगे। The US Securities and Exchange Commission informed New York Court on February 18 that it has sought assistance from Indian government under Hague Service Convention known as Convention on Service Abroad and Judicial Extrajudicial Documents in Civil and Commercial Matters 1965 to serve summons on billionaire Gautam Adani.
पहले इसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले गौतम अदानी पे समन्स क्यों सर्व हो रहे हैं, तो गौतम, इसको लिख ही लेती हूँ मैं पक्के वाले ही, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। तो गौतम अदानी जो है, ठीक है ना, इनकी कंपनी एजेल, ठीक है ना, इन्होंने इंडिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट करे, कोई टेंडर वगैरह करे और उसके अंदर ब्राइब दी ऑफिशियल्स को, ब्राइब टू ऑफिशियल्स कि इनको वो टेंडर मिल जाए, ठीक है ना। अब यूएसए के अंदर ऐसे ब्राइब देना बाहर किसी कंट्री को, कंट्री के अंदर भी, इट इज़ एन ऑफेंस, क्योंकि वो कहते हैं आपने शेयर होल्डर्स के साथ चीटिंग करी है। तो अब समन निकाले गए हैं, ठीक है ना। समन मतलब उनको नोटिस भेजा जाएगा कोर्ट का कि भैया कोर्ट में अपियर हो, कोर्ट में अपियर हो, ठीक है ना। तो अब क्योंकि ये केस तो यूएसए का है, ठीक है, अदानी जी तो इंडिया में रहते हैं, तो अब समन्स कैसे उनको नोटिस कैसे सेंड करें। तो यहाँ पर ये क्या है, हेग सर्विस, क्या है, हेग सर्विस, ये देख रहे हो, हेग सर्विस कन्वेंशन, फॉर्मली नोन एज कन्वेंशन ऑन द सर्विस अब्रॉड ऑफ जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स, इसके थ्रू इन्होंने नोटिस भेजा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक सेक सेंट समन टू अदानी, किसको सेंड करा है, सेक ने किसको समन सेंड करे, अदानी को, ठीक है ना। तो सेक क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेक, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ठीक है ना। तो सेक की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, हैज सॉट असिस्टेंस, हैज सॉट assistance from Indian government under Hague Service Convention on the सर्विस, हेग सर्विस कन्वेंशन के अंडर इन्होंने सर्विस करवाई है, इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प ली है, एंड फॉर्मली दिस इज नोन एज, लिखेंगे फॉर्मली known as Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters 1965। तो ये जो कन्वेंशन है 1965 का, इसके अंदर, ठीक है ना, कन्वेंशन ऑन द सर्विस अब्रॉड ऑफ जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर इन्होंने नोटिस समन सेंड किए हैं। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हेग सर्विस कन्वेंशन। किसने भेजे, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने, किसको, गौतम अदानी एंड हिज नेफ्यू गौतम, टू सर्व, लिखेंगे टू सर्व, टू सर्व, टू सर्व summons on Gautam Adani and Sagar Adani, Gautam Adani और सागर अदानी। The SEC informed the court that it had invoked Article 5A request to India's Ministry of Law, किसको भेजिए, India's Ministry of Law and Justice, ठीक है ना। ये तो एक कहानी होगी कि किसके अंडर समन्स भेजे हैं। अब यहाँ पर जो लॉ के अंदर, जिसके अंदर ये एक्ट ले रहे हैं, फॉरेन, कौन सा है, एक मिनट, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, FCPA, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट जो है, जिसके अंदर अंडर विच केस इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द अदानी, ठीक है ना। दिस वेरी एक्ट, दिस हैज बीन, ट्रम्प हैज पॉज्ड इन्फोर्समेंट, इसकी इन्फोर्समेंट पॉज हो गई है कि ये एक्ट जो है लागू नहीं होगा 180 डेज के लिए, क्योंकि ट्रम्प कह रहे हैं कि भैया अगर एक यूएस की कंपनी है, मान लो एक टेंडर है कि भैया ये कंस्ट्रक्ट करना है,
ठीक है ना। यूएसए की कंपनी भी जा रही है, इंडिया की कंपनी भी जा रही है, बट वहाँ पर करप्शन लग रही है टेंडर मिलने के लिए। तो इंडिया की कंपनी करप्शन करके टेंडर ले जाएगी, यूएसए की नहीं लेके जाएगी क्योंकि वो करप्शन नहीं कर सकती है। तो वो कह रहे हैं भैया हमको तो बिजनेस चाहिए, कोई बात नहीं करप्शन करके बिजनेस ला रहे हैं तो। बट अब ये जो है ये रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं है, पिछली डेट से एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, तो एक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा अदानी के अगेंस्ट। अब उसके बाद ये कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कन्वेंशन। थर्ड पार्ट जो है इस न्यूज़ का वो कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हैं कि कन्वेंशन क्या है, कैसे फंक्शन करता है। विद द राइज ऑफ क्रॉस बॉर्डर लिटिगेशन, लिटिगेशन क्या होता है? केस जो फाइल करते हैं कोर्ट में उसको लिटिगेशन बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर लिटिगेशन राइज पर है, ठीक है ना। कि केस जो है अब जैसे हम एक्स्ट्राडिशन करवा रहे हैं, वो यूएसए में बैठा है, तो ऐसा सब कुछ हो रहा है क्योंकि बिजनेस इधर उधर जाके कर रहे हैं, ठीक है। द नीड फॉर एन इफेक्टिव मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड एज अ रिजल्ट कंट्रीज अडॉप्टेड कन्वेंशन ऑफ हेग कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ठीक है ना। अडॉप्टेड कन्वेंशन एट हेग कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इन 1965। 1965 में हुआ, ठीक है ना। बिल्डिंग ऑन द 1905-1954 हेग कन्वेंशन ऑन सिविल प्रोसीजर, दिस मल्टीलेटरल ट्रीटी इंश्योर्स द डिफेंडेंट सूड इन फॉरेन जुरिस्डिक्शन रिसीव टाइमली। ये पूरा हमें चेपना पड़ेगा। बिल्डिंग ऑन 1905 एंड 1954 हेग कन्वेंशंस ऑन civil procedure ensures that defendants sued in foreign jurisdiction receive timely notice of legal proceedings। ठीक है, टाइमली नोटिस उनको रिसीव हो लीगल प्रोसीडिंग्स का। तो इसलिए ये कन्वेंशन जो है ये 1965 में आया। इंडिया असीडेड टू द कन्वेंशन, इंडिया ने कब एक्सेप्ट किया? इंडिया असीडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया असीडेड टू कन्वेंशन ऑन 23 नवंबर 2006, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोहिबिट्स द सर्विस ऑफ जुडिशियल डॉक्यूमेंट थ्रू डिप्लोमेटिक और काउंसलर चैनल्स। डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, वो क्या कह रहे हैं? डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू आप नहीं सर्व कर सकते कि इंडियन काउंसलर को समन दे दिया किसी का इंडियन का और कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, वैसे सर्विस अलाउड नहीं है समन्स की, ठीक है। 2006 में हमने इसको असीड किया, ये सारा आपका है। ये कन्वेंशन वाला बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन फेब्रवरी 23 फरवरी को जर्मनी हेल्ड फेडरल इलेक्शन, जर्मनी में इलेक्शंस हुए और 82.5% लोगों ने वोट किया, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और जर्मनी में फेडरल इलेक्टोरल कमिटी, कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन अलॉन्ग विद क्रिश्चियन सोशल यूनियन जो है उसको वोट्स मिले, बट ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी को भी बहुत वोट्स मिले। अब इनको ना टेंशन हो गया कि ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी को इतने वोट्स क्यों मिले, क्योंकि ये एक राइटिस्ट फॉर्म ऑफ पार्टी है जो कि एक्सट्रीम मतलब राइट है, जो कि कहते हैं कि बस जर्मनी वालों का भला करो, कोई बाहर से कुछ नहीं होना चाहिए, जर्मनी वालों का भला प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो सबको ये टेंशन हो गई है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सोशल डेमोक्रेट्स को, ग्रीन्स को, कि भाई इसको इतने वोट्स क्यों मिल रहे हैं। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, AFD की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। उसके बाद अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि सेबी के चेयरमैन कौन है। सेबी के जो चेयरमैन हैं अब, ठीक है, तुहिन पांडे हैं, तुहिन पांडे। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। EU team begins crucial visit, activist points to rights issue। अब यहाँ पे EU जो है, अब देखो यार यहाँ पे कैसे वर्ल्ड इंटरलिंक्ड है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है।
हम अभी समझ रहे थे कहीं ऊपर ही, चलो वहाँ पे ही चलते हैं वापस से, हमने बनाया हुआ है सारा कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। अब देखो यूरोप जो है ना वो लेफ्ट आउट फील कर रहा है इस सारी प्रोपोजिशन में। दोबारा समझा देती हूँ। यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है अभी रादर। यूएसए यूरोप यूक्रेन को बैक कर रहे थे। यूएसए में पावर चेंज हुई, डोनाल्ड ट्रंप आ गए पावर में, जो बाइडेन चले गए। जब तक जो बाइडेन थे तब तक क्या था, यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही थी, यूएसए यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, यूएसए बहुत पैसा पंप कर रहा था इस वॉर में, वॉर चल रही थी। फिर ट्रंप पावर में आ गए। ट्रंप ने कहा भैया वॉर तो नहीं चल सकती, वॉर खत्म करनी होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि यूएसए ने यूक्रेन को बहुत पैसा दे दिया, इसीलिए उन्होंने कहा कि अब तो मिनरल डील करनी पड़ेगी, तुम्हें हमें रेयर मिनरल्स देने पड़ेंगे। यूक्रेन कहता ठीक है। रशिया को कहा जाके कि भैया वॉर बंद करो। रशिया कहता ठीक है, जो मैंने हड़प लिया इनका यूक्रेन का वो मैं वापस नहीं देने वाला हूँ। और इस बातचीत में, रशिया और यूएसए की बातचीत में, ना तो इन्होंने यूक्रेन को इंक्लूड किया और ना ही यूरोप को इंक्लूड किया। तो यूरोप बहुत ही लेफ्ट आउट फील कर रहा है। तो यूरोप अब भगते भगते किसके पास आ गए, इंडिया के पास। किसके पास आ गया अपने दुखड़े रोने, इंडिया के पास। देखो जैसे तुम्हारे पारिवारिक रिश्ते चलते होंगे ना, जो मासी मामा बुआ ताया इन सब के जैसे, बिल्कुल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, ऐसा ही चलता रहता है। वैसे यूरोप हमें मुंह लगा के राजी नहीं है, क्योंकि इनको लगता है अरे इनके ऊपर तो हमने रूल किया है, यूके ने रूल किया है, ये क्या ही है। ठीक है ना, बट इनको अब हमारी इज्जत करनी पड़ रही है, क्योंकि अब हम बढ़ गए हैं ओहदे में। ठीक है, ये वैसा ही है जैसे कि अगर आप के रिश्तेदार जो है वो बहुत हाई क्लास है और आप मिडिल या पुअर क्लास को बिलोंग करते हो, तो वो आपको इज्जत नहीं देंगे, बट जैसे ही आपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर दिया तो वो आपसे वो हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही इंडिया और यूरोप का रिलेशन है। तो अब यूरोप इंडिया से मिलने आ रहा है कि भैया एफटीए साइन करते हैं, क्योंकि यूएसए ने टैरिफ्स भी बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं, तो ट्रेड करने के लिए इंडिया को चाहिए रहेगा। पहले ये यूएस के बहुत अच्छे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स बने हुए थे, इंडिया को गालियाँ वालियाँ दे रहे थे, बट अब ये नहीं कर पाएंगे। इवन जो मणिपुर वाला इंसिडेंट हुआ राइट्स में, उन्होंने ये ओपनली क्रिटिसाइज भी किया। अब यहाँ की यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन वॉन्डर लेयन, ये आपने लिखना है, यूरोपियन यूनियन कमीशन, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है ना, वो इंडिया आई हुई है, देखते हैं क्या इनके डिसीजंस होते हैं। कस्टम्स जीएसटी ऑफिसर्स कैन नॉट मेक अरेस्ट आर्बिटरली ऑन अ विम। ऑन अ विम का मतलब होता है सडन डिजायर और चेंज ऑफ माइंड। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इन अ जजमेंट ऑन थर्सडे दैट कस्टम्स ऑफिसर, लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट इन अ जजमेंट said customs officers, customs and GST officers, customs and GST officers have a duty like ED, have a duty, officers have a duty like ED, but do not Prevention Act do not have a duty like ED officers to not arrest people arbitrarily or on a whim। ठीक है, आप नहीं अरेस्ट कर सकते बेसिकली। अ स्पेशल जज हेडेड बाय सो एंड सो टोल्ड, ठीक है, हायर थ्रेशोल्ड ऑफिसर्स हैड टू फॉलो अ हायर थ्रेशोल्ड, दिस मीन दे शुड हैव अ रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन हैज एक्चुअली कमिटेड द ऑफेंस। पुलिस ऑफिसर्स ऑन द अदर हैंड कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट और ऑन सस्पिशन। वो कह रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स कैन अरेस्ट ऑन सस्पिशन, पुलिस ऑफिसर्स कैन अरेस्ट ऑन सस्पिशन, ये सस्पिशन पे अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, रीजन टू बिलीव दैट पर्सन हैज एक्चुअली कमिटेड एन ऑफेंस, तभी जीएसटी वाले अरेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है ना, उसके बाद चीफ कॉमेंडेड जस्टिस अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है ना, रिमाइंडेड द यूनियन गवर्नमेंट दैट द अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट ड्रास्टिक, वो कह रहे हैं वारंट्स होने चाहिए आपके पास, मतलब ऐसे अरेस्ट मत करो, अगर बहुत बड़ा रीजन है तब अरेस्ट करो। पुलिस ऑफिसर वाले ऑन सस्पिशन अरेस्ट कर सकते हैं, विदाउट वारंट आप नहीं कर सकते। जीएसटी और कस्टम्स वालों को बोला है, किसको बोला है, जीएसटी और कस्टम्स वालों को बोला है। किर्गिस्तान एंड तजकिस्तान फाइनलाइज बॉर्डर डील। किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जो है, किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान
and Tajikistan has finalized border deal. किसने कर लिया बॉर्डर डील फाइनलाइज? किर्गिस्तान ने और तजाकिस्तान ने। ठीक है, इनके इश्यूज क्या थे? किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान हैव फाइनलाइज्ड अ बॉर्डर एग्रीमेंट एक्सचेंजिंग टेरिटरीज टू एंड अ डिकेड लॉन्ग डिस्प्यूट। ठीक है ना, एक्सचेंजिंग टेरिटरीज, इन्होंने अपनी टेरिटरीज आपस में एक्सचेंज कर ली हैं। ठीक है जी। किर्गिस्तान गेन्स 25 स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम तजाकिस्तान इन एक्सचेंज फॉर लैंड एंड बेटर वाटर एक्सेस। ठीक है ना, किर्गिस्तान gains 25 square kilometer from Tajikistan in exchange for land and better water access. द डील इंक्लूड्स न्यूट्रल रोड ईज। तो ये सब हो गया। तो किसने क्या गेन करा है, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। उसके बाद ऑस्ट्रियाज कंजर्वेटिव पीपल पार्टी, सोशल डेमोक्रेट्स, लिबरल्स फॉर्म 3-party गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द फार राइट फ्रीडम पार्टी। दिस फॉलोज मंथ्स ऑफ नेगोशिएशन। इट सीक्स टू स्ट्रेंथन। तो यहाँ पर किसने पार्टी बनाई है? ऑस्ट्रिया में 3 कोलिएशंस ने मिलकर वहाँ पर पार्टी बनाई है। ठीक है, बहुत ही कम चांसेस है कि क्वेश्चन आ जाएगा। ऑस्ट्रियाज कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी, social democrats and liberals formed government. Japan births fall to historic low, a decline for 9th consecutive year. Japan's births fell to a record low, a decline for 9th consecutive year. तो यहाँ पर बर्थ लोग जन्म दे के मतलब पागल नहीं हो गए, जन्म देकर मतलब जन्म ही नहीं देना चाहते बच्चों को, कहते कि नहीं। जापान बर्थ्स fell to a record low, a decline for 9th consecutive year. Amazon Web Services on Thursday has unveiled Ocelot. Amazon Web Services has unveiled Ocelot. ये क्या है Ocelot? Ocelot is first quantum computing chip. ठीक है, designed to reduce quantum error correction. ठीक है ना, Ocelot uses cat qubits to suppress errors. तो कम एरर्स होंगे उसके अंदर। पोटेंशियली एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे अमेजोन ने क्या कौन सी ओस्लॉट क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। ठीक है ना, डिजाइंड उनकी फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। इट्स लिखेंगे क्योंकि उनकी है इट्स। ठीक है, डिजाइन टू मिनिमम एरर्स हैं, बहुत एरर्स कम होंगे। ओस्लॉट किसकी? अमेजोन वेब सर्विसेज की, सीरीज की नहीं, वेब सर्विसेज की। जेल्ड पीके के फाउंडर, ये इस्तांबुल तुर्की की न्यूज़ है। ठीक है ना, वो क्या कह रहे हैं? जेल्ड पीके के फाउंडर अब्दुल्ला ओकालान called for Kurdish military group to lay down its weapons. तो ये जो कर्दिश ग्रुप है उसको कह रहे हैं कि अपने वेपन्स रख दो। ठीक है ना, ख़त्म करो इसको। ठीक है ना, ये ही इज़ इन solitary confinement since 19
1999 PKK's कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि इसको डिसॉल्व कर दो। ये कहाँ पर है? ये तुर्की की न्यूज़ है, दैट इज टर्की की। ट्रम्प टू स्लैप EU विद 25% टेरिफ, 25% टेरिफ लगा रहे हैं ट्रम्प टू स्लैप EU विद, दैट इज यूरोपियन यूनियन, विद 25% टेरिफ, ठीक है ना। उसके बाद US प्रेसिडेंट सेट टू इम्पोज एक्स्ट्रा 10% टेरिफ ऑन चाइना। US से टू इम्पोज, ऐसे लिख लेना है, इम्पोज एक्स्ट्रा 10% टेरिफ on China. Bangladesh students who led protests launch a new party. Bangladeshi students who played a key role in overthrowing the government have launched a new party, the new Ganatantrik Chhatra Sangat or Democratic Student Council. Bangladeshi students लिखेंगे, Bangladeshi students who played important role in overthrowing the government announced a new political party. एक नई पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करी है उन्होंने, और वो पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है? गणतांत्रिक छत्र संसद और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट है। की ऑर्गेनाइजर फ्रॉम द पावरफुल, ठीक है ना, कौन है? इंक्लूड्स लिखेंगे, इंक्लूड्स की ऑर्गेनाइजर्स फ्रॉम पावरफुल स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। सैड, ठीक है ना, जिसकी वजह से शेख हसीना was overthrown. ठीक है ना। तो ये नई पार्टी बांग्लादेश में बन गई है। ऑलिव रिडली जो होते हैं ये एग्स ले करने आते हैं उड़ीसा के अंदर, ठीक है ना। अब इनके क्लाइमेट चेंज की वजह से फीमेल ज़्यादा पैदा हो रही हैं, मेल्स कम, तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ हो गई है। सो गाइज दैट्स इट। आप loggery.in पर जा सकते हो, ठीक है। loggery.in के अपडेट्स ये हैं कि जनवरी में और 2025 MCQs में और टेस्ट ऐड हो गए तो वो आप सॉल्व कर लेना। दिसंबर 2024 में भी आपको दिखेगा और टेस्ट ऐड हो गए तो उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और जनवरी 2025 पार्ट 4 जो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, कल, आज या कल तक आ जाएगा, परसों तक मैक्स, ठीक है ना। और फिर हम फेब 2025 पार्ट 1 भी बना देंगे इन केस आपकी न्यूज़ मिस हो रखी है तो, राइट। मॉक टेस्ट जो हैं वो आप खरीद सकते हैं, CUT PG UG MHCT के अपडेटेड मॉक टेस्ट, जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से CUT 4 years 5 years CUT UG PG दोनों के अवेलेबल हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years 5 years के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। जामिया AMU TS लॉ CET लखनऊ इलाहाबाद इन सब के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। और लॉगरी पर शेड्यूल्स भी डल रहे हैं इन केस आपने नहीं देखे हैं लॉगरी यूट्यूब चैनल। और कमेंट्स में बता देना कि आपको सेशन कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे बारे में ज़रूर शेयर कर देना। तो यहाँ पर अगेन द क्वेश्चन इज़ रिपीटेड कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो कमेटी बनती है, ठीक है, उस कमेटी में कौन कौन है, जो कमेटी इवेंचुअली चूज़ करते हैं कि कौन बनेगा। तो एक तो PM है और 2 और जने कौन है, ठीक है ना, जो न्यू लॉ आया है पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन है, ये कमेंट्स में आप बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।